दोस्तों, दिसंबर 2024 की पहला सप्ताह की एक घटना होती है। विदेश घूमने वाली एक लड़की जो कि दुबई घूमने के लिए जाती है। दुबई घूमते घूमते उसके दिमाग में एक नया ख्याल आता है, क्यों ना एक अनूठा प्रयोग किया जाए। दरअसल उसके दिमाग में आता है कि उसके पास एक बहुत महंगा सोने का हार होता है, साथ ही उसके पास एक हीरे की अंगूठी भी होती है। उसने इस सोने की हार और हीरे की उस अंगूठी को एक ऐसे जगह पे छिपाने का प्लान बनाया जहां से बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ होता है। एक ऐसे बाजार के अंदर पहुंच जाती है, फुटपाथ होता है, फुटपाथ के किनारे बहुत सारी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ी खड़ी होती है। साथ ही वो महिला आराम से उस गाड़ी के पीछे छिप जाती है और अपने सोने के उस हार को और हीरे के उस अंगूठी को, दोनों को कार के एक बॉनेट पे रख देती है। कार के बॉनेट पे रखने के बाद जब वो छिप जाती है तो उसका जो कैमरा होता है लगातार वो कैमरा चल रहा था। करीब करीब आधे घंटे का समय बीत जाता है। इस आधे घंटे के समय में किसी भी व्यक्ति ने, जबकि वहां से हजारों लोग इधर उधर आते जाते हैं, उधर नजरें भी जरूर पड़ती है, लेकिन किसी ने भी ना तो उस हीरे की उस हार को, हीरे की उस अंगूठी को उठाया, नहीं सोने के उस हार को उठाने का प्रयास किया। जबकि उसकी कीमत कहा जाता है आज के करीब करीब 15 से 16 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत होता है सोने की, और हीरे की अंगूठी भी होती है। जब आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता तो उस महिला को इत्मीनान हो जाता कि इसको कोई उठाएगा नहीं, कोई छुएगा नहीं। तभी वो एक वीडियो बना करके, जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड होता है तो पूरी दुनिया में इस वीडियो की चर्चाएं होने लगती है। लोग कहने लगते हैं कि कानून तो हर देश के भीतर बने हुए हैं, लेकिन कानून का दरअसल इन्हीं जगहों पर पालन किया जाता है। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती, ना तो कोई चोरी कर सकता, ना ही कोई डकैती डाल सकता, ना ही कोई जो कानून होगा, चाहे ट्रैफिक का कानून हो या लोकल जितने भी कानून बनाए जाते हैं, उसको तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं होती। दरअसल आज की इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताने वाला हूं, दरअसल इस वीडियो के में कुछ ऐसा ही होता है। कानून होता है देश में, कानून का पालन करना रहता है, लेकिन कानून को तोड़ दिया जाता है। जब कानून टूट जाता है तो उसके बाद उसको सजा मिलती है। जब सजा की जानकारी जब उस लड़के के घर तक पहुंचती है तो न केवल घर वालों का बल्कि पूरे गांव वालों का रो रो करके काफी बुरा हाल होता है। अब करे तो करे क्या, क्योंकि मामला सऊदी अरबिया से जुड़ा हुआ था। वहां के कानूनों का इतनी सख्ती से जो पालन किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से फर्क। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो है, इसकी शुरुआत होती है सऊदी अरबिया से। दरअसल सऊदी अरब के मंत्रालय में एक पत्र लिखा जा रहा था। जो पत्र लिखा जाता है, वो पत्र जैसे ही पूरा कंप्लीट होता है, उसमें संबंधित अधिकारी के दस्तखत हो जाते हैं। उस दस्तखत के बाद तत्काल प्रभाव से उस लेटर को भारत के दूतावास तक भेजा जाता है, ताकि देरी ना हो। जब देरी ना हो तो उसके बाद भारत के दूतावास के उस अधिकारी के पास जब पहुंचता है तो कहते हैं कि इस लेटर को जितनी जल्दी हो सके भारत के विदेश मंत्रालय के अंदर पहुंचा दो, ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। तो भारत के विदेश मंत्रालय में वो लेटर पहुंचता है, यानी कि दिल्ली वो लेटर पहुंचता है। और दिल्ली से वो लेटर जब चलना शुरू होता है तो सीधा उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के जिला अधिकारी यानी कलेक्टर साहब के पास पहुंच जाता है। जैसे कलेक्टर साहब के पास वो लेटर पहुंचता है तो उस लेटर को वो आगे भेज देते हैं, यानी कि एसएसपी मेरठ के पास भेजते हैं। एसएसपी मेरठ विपिन तावरा के पास जैसे वो लेटर पहुंचता है तो वो कहते हैं इस लेटर को रोकना नहीं, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचाए। यानी कि संबंधित थाना जो होता है मुडाली, और मुडाली के थाना अध्यक्ष होती है सौम्या। 1 दिसंबर 2024 की सुबह जब वो अपनी ड्यूटी के लिए आती है थाने पर, तो उस थाने में आने के बाद अलग अलग कागजों पे हस्ताक्षर कर रही थी। तभी एक छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है, उस छोटे से कागज पे उनकी नजर पड़ती है। कागज कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इसी प्रकार से, उसी में हस्ताक्षर भी होती है और इस तरह के उसमें लिखा जाता है कि नोटिस सूचना। उस पेपर में उसको, उस गंभीरता को देखते हुए ना, सौम्या जो उस थाने का, मुंडाली थाने का जो एसएचओ होते हैं, तत्काल प्रभाव से तुरंत वो गांव की तरफ निकलती है, जो कि रछौती गांव यानी उन्हीं के थाना क्षेत्र के अंदर पड़ती है। वहां वो पहुंचती है। पूछा जाता है कि गांव में करीब करीब 10-12 हजार लोगों की आबादी होती है, बड़ा गांव होता है। वहां जाकर पूछते हैं जुबैर नाम का कौन व्यक्ति है, जिसका बेटा का नाम जैद होता है। अब जैसे ही इस तरह की बात पूछी जाती है तो कुछ लोग चुपचाप रह जाते हैं। पुलिस को देख करके काफी सारे लोग डर भी जाते हैं, लेकिन उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार पूछते पास इससे ही वो जुबैर के घर पहुंचते। वहां जाकर पूछा जाता है कि आपके बेटा क्या सऊदी अरब के अंदर रहता है, जिसका नाम मोहम्मद जैद है? तो जुबैर बताते हैं कि हाँ है तो सही। तो सौम्या बताती है कि आपके बेटे को फांसी की सजा का हुक्म सुनाया गया है और वो फिलहाल जो है जिहाद सेंट्रल जेल सुमैसी सऊदी अरब के अंदर है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो वहां की सरकार ने आपको एक मौका दिया है, एक अवसर है आपके लिए। अगर आप दया याचिका लगाना चाहते हैं, अपने बेटी की सजा को कम कराना चाहते हैं या फिर उस सजा को माफ कराना चाहते हैं, तो आप दया याचिका लगा सकते हैं। यदि वहां की सरकार को आपकी बातें सही लगेगी तो फिर हो सकता है कि आपका बेटा जैद बच जाए। अगर सही नहीं लगा तो फिर उसकी मौत, उसकी फांसी तो पक्की है। जैसे इस तरह की सूचना सौम्या के द्वारा दी जाती है तो उसके पिता जुबैर जो थे उनकी काफी हालत खराब हो जाती है।
देखते देखते घर के पूरे परिवार वालों को ये बात का पता चल जाता है। घर के भीतर जुबैर की पत्नी होती है जिनका नाम रेहाना होता है, उनकी 7 लड़के होते हैं, 2 लड़कियां होती है। 7 लड़कों में से जो 3 बड़े लड़के होते हैं जिसमें मोइन, जैद, फैसल, ये सऊदी अरब के अंदर नौकरी करते हैं, यानी कि ड्राइवरी का काम करते हैं। वहां से जो कुछ पैसे जो कमाते हैं, जो जितने सारे पैसे वो कमा करके बेचते हैं। एक बेटा जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, दो और बेटा होता है जो अभी भी पढ़ाई कर रहा है। जैसे इस तरह की खबर लगती है उसके बाद फिर जो लोगों को एक कहानी याद आती है। अब मीडिया वाला, अब जमघट लगना, अखबार वाले, टीवी, मतलब तमाम सारे सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग उसके गांव पहुंचते हैं और वहां से जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करने लगते हैं। पता चलता है जुबैर का दूसरे नंबर का लड़का है जिसका नाम जैद होता है। जैद साल 2018 में सऊदी अरब के लिए गया था, और सऊदी अरब जब वो गया था तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको एक ही काम आता था, वो ड्राइवरी करना। यानी कोई भी गाड़ी वो चला सकता था, कोई भी मतलब कार, ट्रक, कुछ भी चला सकता। इसकी वो तैयारी करके गया था। उसके बाद उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां पर वो जब जाता है तो सऊदी अरब की एक कंपनी होती है, उस कंपनी में उसको एक नौकरी लग जाती है। लेकिन जैसे उस नौकरी को ज्वाइन किया उसने, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर तनख्वाह कम है, अगर यहाँ की जगह कहीं दूसरे जगह अगर चले जाएं तो शायद ज्यादा पैसा मिले, इसलिए हर दिन काम जरूर करता था, लेकिन उसको कम तनख्वाह मिलने का मलाल होता था कि जिस हिसाब से यहाँ आया उतने सारे पैसे तो यहाँ मिलते नहीं, घर वाले को भेजो तो कितना भेजे, आखिर बचाए तो कितना बचाए, खुद खाए तो कितना खाए। इसलिए 1 साल कैसे बीतता है उसको खुद ही नहीं पता चलता है। 1 साल के बाद वो उस नौकरी को छोड़ता है, एक दूसरी कंपनी में जाता है, अलजाफा करके कंपनी एक होती है, वहां जाता है, वहां जाकर के वो ज्वाइन कर लेता है और वहां पर भी वो गाड़ी चलाने लगता है। अब वहां पर तनख्वाह भी अच्छा खासा मिलने लगता है, उसकी लाइफ एकदम अच्छी खासी चलने लगती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे मुंह मांगी मुराद उसकी पूरी हो गई। अब सब कुछ उसके जीवन में ठीक चलता है, लेकिन एक दिन उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार का एक्सीडेंट कुछ ज्यादा बुरा होता है। जैसे मालिक को यह बात पता चलता है, मालिक को काफी गुस्सा आता है, जैद को समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैद करता तो क्या करता, गाड़ी तो काफी हद तक उसका नुकसान हो गया था। इसीलिए मालिक का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर होता है और मालिक के बारे में कहा जाता है इस जैद के ऊपर एक मुकदमा दायर करवा देता है कार की कीमत की वसूली करने के लिए। वो मुकदमा दायर कराता है। जैसे इस लड़के को, जैद को ऐसा लगता है कि जैसे गल्फ कंट्रीज के भीतर कोई भी कार की कीमत अगर एक छोटी सी सामान्य कार होता था 30-40 लाख रुपए से कम की होती नहीं, अगर किसी बड़े सेठ की गाड़ी अगर चलाई जाए तो बताया जाता कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की कीमत की गाड़ियां होती है। अब ऐसी परिस्थिति में एक मजदूर जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, इतना सारा पैसा कहां से लाएगा। मौका मिलता है और वहां से वो भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तो उसके बाद में वो करे फिर तो क्या करे, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि जब कोई विदेश जाता है ना तो एक एक चीज की जानकारी जो है सो वो देना पड़ता है। हमारा रिकॉर्ड अगर अच्छा रहेगा तो दोबारा फिर से जा सकते हैं, रिकॉर्ड खराब हो गया नहीं जा सकते, इस तरह की जानकारी तो होता है। पुलिस वाले से एक मुलाकात होती है। जैसे पुलिस वाले से मुलाकात होती है तो जैद की बातें सुनने के बाद पुलिस वाला जो है वो थोड़ा इमोशनल होता है, कहता है तुमको घबराने परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तो मेरे साथ काम करो, मेरी गाड़ी है, मेरे परिवार वाले को, लोगों को ले जाओ, लाओ, मैं जो भी तुमको तनख्वाह हम देते रहेंगे। अब जैसे कहते हैं ना कि फरिश्ते की तरह से उसको पुलिस वाले जैद के मिल जाते हैं। जैद पुलिस वाले के लिए काम करना शुरू कर देता है। जैद ठीक ठाक काम कर रहा था, आना जाना जो कुछ भी उसका होता था, लेकिन किसी ने मुखबरी कर दिया। जब मुखबरी कर देता है तो मुखबरी करने के बाद पता चलता है कि इसके कार के भीतर नशीली पदार्थ रखा हुआ है। पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। उसने बचने की प्रयास किया लेकिन वो बच नहीं पाया। उसके पास 2 बैग रखा हुआ था। वो दोनों बैग, एक बैग को जब उसमें खोला जाता है तो उसमें कुछ ड्रग्स का कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है और कुछ चीज होता है जो ड्रग्स का वजन 400 ग्राम होता है। और एक बैग और होता है, उसमें जो है एक और ड्रग्स होता है का पैकेट होता है जिसमें 305 ग्राम करके कुल मिलाकर के 705 ग्राम के आसपास का जो है ड्रग्स उसके कार से मिलता है, नशीली पदार्थ मिलता है। और जैसे ही बात पता चलता है, जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल किया तो उसके एक दोस्त निकलता है, एक सहयोगी निकलता है जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था। पुलिस उसको भी गिरफ्तार करती है, जैद को भी पकड़ती है। इन दोनों को पकड़ने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और 15 जनवरी 2023 को इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जब जेल में जाते हैं लोग तो जैसे भारत के भीतर कोई केस होता है, केस के बाद फिर पैरवी होती है, पुलिस चार्जशीट दायर करती है, अदालत में मामला जाता है, वकील जिरह करता है, जब सुनवाई करते, इस तरह से लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही थी। तारीख पे तारीख पड़ने के बाद यहाँ से मामला सरकार से सीधे सीधे टकराता है मामला जाकर के, क्योंकि यहाँ पर किसी का मर्डर नहीं हो बल्कि सरकार यानी पुलिस ने पकड़ा है और सरकार ही पैरवी
मतलब ऐसी परिस्थिति में जो भी पुख्ता सबूत उनके खिलाफ जुटाया जा सकता था वो जुटाया गया। और मीडिया रिपोर्ट के दावा तो ये है कि जैद और जो पाकिस्तानी जो लड़का जो जैद का सहयोगी होता है, वो दोनों ने अपने जुर्म को कबूल किया। जैसे ये लोग अपना जुर्म को कबूल करते हैं, क्रिमिनल कोर्ट मक्का के जो आपराधिक कोर्ट होता है ना, वहां पे संयुक्त जजों का टीम बैठती है। उसने पूरे मामले की सुनवाई किया। सुनवाई करने के बाद इन दोनों को सजाई मौत का हुक्म सुना दिया कि तुमने जो अपराध किया है, यानी तुम्हारे पास 705 ग्राम का जो नशीला पदार्थ मिला है, जो ड्रग्स मिला है, इसके अपराध के जुर्म में आपको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। दरअसल सजाए मौत का हुक्म जो सुनाया जाता है, जाहिर सी बात है कि हरकम तो मचना तय था। ये जो रजौती गांव है, जिस गांव का जैद रहने वाला था, उस गांव की आबादी बताई जाती है 10 से 12 हजार के आसपास। ऐसा कोई भी एक ऐसा घर नहीं होगा जिस घर से कोई लड़का जो है, कोई आदमी वो सऊदी अरब में ना हो। कहा जाता है करीब 600 से 700 ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं। और करीब करीब कहते हैं ना 90% ऐसे लड़के हैं जो कि ड्राइवरी का काम किया करते थे। हालांकि पिछले दिनों मोहम्मद मुस्लिम नाम का एक लड़का था, वह भी ड्राइवर ही था, जिसका मर्डर हो जाता है। किन कारणों से उसका मर्डर हुआ था ये बात पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस गांव के वहां काम करते हैं, जब किसी के साथ कभी भी कोई ऐसी वारदात ना हुआ है, ना कोई घटना हुआ। लेकिन एक मोहम्मद मुस्लिम था जिसका मर्डर हो जाता है। उसके मर्डर के बाद क्या कुछ हुआ उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो अभी इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन 600-700 लोगों में जैसे सबको पता चलता है कि जैद के साथ कुछ इस तरह की घटना हो गई है, तो करीब 15 जनवरी 2023 से लेकर के मामला लगातार अदालत के भीतर चल रहा था। जब अदालत इनको मौत की सजा सुना देती है, वहां पर फांसी नहीं दी जाती है। कहा जाता है कि वहां पर चौराहे पर हाथ वाथ बांध करके उसको बिठाया जाता है, उसको सर को कलम का यानी गर्दन को काट दिया जाता है। इस तरह से हो सकता है कि उसके साथ भी कुछ इस तरह की वारदात हो। लेकिन जब सऊदी अरब के जो वहां के गवर्नमेंट, जो वहां की सरकार है, जो वहां पर राजतंत्र है, क्योंकि वहां पर राजा है, तो इसलिए वहां पर उनके तरफ से एक मैसेज दिया जाता है भारत के लिए कि अगर उसके परिवार के लोग अगर चाहते हैं कि वो अपील करना चाहते हैं दया याचिका के लिए, तो हम उनको एक मौका देंगे, अवसर दे रहे हैं। और जैसे परिवार वाले लोगों को ये बात पता चलती है, तो परिवार वाले लोग जो इस घटना को सुन करके उनका रो रो करके काफी बुरा हाल होता है। उनको कोई लीड ही नहीं मिलता है कि आखिरकार वो करे तो फिर क्या करे, कैसे करे, किस रास्ते से जाए, क्या कुछ करे, क्या प्रोसेस होता है। हालांकि इस मामले के भीतर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो जानकार हैं उन परिवार वाले लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया, ताकि जैद की जिंदगी को बचाया जा सके, ताकि उसको मौत की सजा से छुटकारा दिलाया जा सके, ताकि उसको भारत वापस लाया जा सके। इस तरह की प्रयास चल रहा है। और चाहे विदेश मंत्रालय हो या भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर अन्य कोई और माध्यम हो, उनके माध्यम से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार, टीवी चैनल के माध्यम से परिवार वाले लोग अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे को बचा लिया जाए। उनके बेटे पूरी तरह से निर्दोष है। हालांकि उनका कहने का मतलब ये है कि निर्दोष है, लेकिन वहां के कानून ने जो इस मामले में कोर्ट में जीरा हुई है, पुलिस ने जो चार्जशीट दायर किया होगा, उस हिसाब से जो साथ में जो जुर्म को कबूल किया, उसके हिसाब से तो अपराधी सिद्ध हो गया है। तब कब उसको फांसी होगा उसके बारे में अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर डाटा की बात करें ना, तो साल 2024 के अंदर बताया जा रहा है कि 214 लोगों को मौत की सजा का हुक्म सुनाया गया था, जिसमें 101 विदेशी होते हैं, जिनमें 101 विदेशियों में 21 पाकिस्तानी लोग होते हैं। भारत के 2 या 3 लोग कहा जा रहा है, जिसमें एक जैद भी शामिल होता है। अब ये जो पूरा आंकड़ा है ना, ये लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। साल 2023 में ये करीब 24 लोगों की मौत की सजा मिली थी। 2022 की बात करें तो 34 लोगों को, दोनों साल 34 लोगों के आसपास सजा मिली थी। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें विदेशी इस बार साल 2024 के भीतर 101 विदेशी और टोटल मिलाकर के 214 लोगों को। आगे क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।